नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस यूनिट 1 लेट्स नो हिस्ट्री। इन योर करिकुलम ऑफ स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। आपके क्लास 6 के अभ्यासक्रम में हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है सोशल साइंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इससे पहले क्लास 5 तक आप जैसे एनवायरनमेंट पढ़ते थे, क्लास 6 से आप सोशल साइंस पढ़ेंगे। Social sciences give us information about social world of men like geography, economics, social conditions and institutions, political activities and organizations. Social science हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन, इंसान जो कि समाज में रहता है, समाज में लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जैसे एक कंट्री है तो हर एक कंट्री का आपसी रिलेशन होता है दूसरे कंट्री से, इस तरह से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है सोशली। ये जो हमारा सोशल वर्ल्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जियोग्राफी, जिसमें हम दुनिया में देखते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट्स है, वो कहाँ पर है। हम इसमें ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ तक कि स्पेस की जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और जियोग्राफी पार्ट है सोशल साइंस सब्जेक्ट का। सोशल कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, लोगों की हर एक जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उनकी सोशल कंडीशंस कैसी हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि सोशल पर्पस के लिए सोसाइटी में लोगों के लिए काम करती है। एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कौन सी हो रही हैं हर एक कंट्री में, हर एक प्लेस पे, वो भी हम सोशल साइंस में पढ़ेंगे। जैसे एक देश में सरकार चल रही है तो सरकार के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और ये तीनों पार्ट्स आपस में मिलकर कैसे देश के लिए लोगों के लिए काम करते हैं, वो सारी बातें हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। और हमारे पहले यूनिट का नाम है लेट्स नो हिस्ट्री, जिसमें कि हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विथ सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम। हिस्ट्री यानी कि इतिहास के अलावा बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स है वो प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। वाइल हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जबकि इतिहास बात करता है हमारे भूतकाल के बारे में। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक इंसान की जिंदगी कैसी थी, पास्ट की हमारी लाइफ कैसी थी, उन सब के बारे में हम हिस्ट्री में जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच वी नो अवर प्रेजेंट, और पास्ट की मदद से हम प्रेजेंट को बेहतर समझ सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में बेहतर जान सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट? क्या पास्ट के बारे में जाने बिना, पास्ट के बारे में नॉलेज के बिना हम प्रेजेंट टाइम को बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन फॉर अस। शायद हम बेहतर नहीं जान सकते विदाउट द नॉलेज ऑफ पास्ट। हाउ वाज मेन्स लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर? इमेजिन हाउ मस्ट हैव बीन लाइफ ऑफ पीपल विदाउट एग्रीकल्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसेस, ईटीसी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान की लाइफ कैसी होगी जब उसने फायर का यूज नहीं स्टार्ट किया था, जब आग ही नहीं थी, तो वो ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में कैसे सरवाइव करते होंगे? अगर वो फूड के लिए हंटिंग कर रहे हैं तो अपना फूड कैसे खाते होंगे? ये सब इमेजिन करना काफ़ी क्यूरियस है। लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी विदाउट एग्रीकल्चर? आज हम देखते हैं हमारी कंट्री में काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर हम सबके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अन्न मिलता है उससे, जिससे कि हम अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। पर उस टाइम पे एग्रीकल्चर नहीं था तो लोग शायद जंगलों में रहते हो, जो भी नेचुरली उन्हें फूड मिलता हो, फ्रूट्स वगैरह, वही सब खाकर वो अपना जीवन का गुजारा करते हो। रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन आज हम यूज़ करते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बाइक, कार है, बसेस हैं। अगर ज़्यादा दूर ट्रैवल करना है तो ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स भी हम यूज़ करते हैं। पर उस टाइम पे लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है तो वो कैसे ट्रैवल करते होंगे, वो इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। और हाउसेस के बिना भी लोग कैसे रहते होंगे? अगर वो यूजुअली नदियों के पास में रहते थे तो बारिश के मौसम में शायद वो कहीं पर गुफाओं में वगैरह रहते हो, क्योंकि उनके पास प्रॉपर हाउसेस वगैरह नहीं थे। विदाउट फायर, एग्रीकल्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड विदाउट हाउसेस,
उस टाइम पे प्रिमिटिव मैन की लाइफ कैसी रही होगी। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सच एस्पेक्ट्स। हिस्ट्री टेक्स अस टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट। अभी जो भी हमें क्वेश्चंस हो रहे थे ना कि लोगों का जीवन कैसे चलता होगा विदाउट रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट हाउसेस एंड फायर, विदाउट एग्रीकल्चर, तो इन सब के बारे में हमें जानने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की मदद से हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, वो सोशली एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, क्योंकि हिस्ट्री जैसे कि हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है, एक अलग समय में ले जाता है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, डाइट एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी कि रीति रिवाज कैसे थे, बिलीफ्स यानी कि उनकी मान्यताएं कैसी थी। जैसे अगर हम इजिप्शियन कल्चर की बात करें तो उनमें ये मान्यता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, वो मम्मीज को संभाल के अगर रखते हैं, सही से रखते हैं, वो पर्सन को आफ्टर डेथ एक बेटर लाइफ मिलती है। डाइट ऑफ अ पीपल, उस टाइम पे लोग खाना क्या खाते थे, क्या वो जंगलों में हंटिंग करके खाते थे या नेचुरली जो भी फ्रूट्स जंगलों में मिलते हैं वो खाते थे। एंड ड्रेस ऑफ अ पीपल, उस टाइम पे लोग कपड़े कैसे पहनते थे। हमने ग्रेजुअली बाय द जनरेशन लोगों के ड्रेसेस चेंज होते हुए देखे हैं। अगर 10 साल पहले लोगों का ड्रेसअप कुछ और रहता था, तो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि लोगों का ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुका है, लोग काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। तो उसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लोगों के कपड़े कैसे थे, जब जीवन शुरू हुआ था इस संसार में, तो ह्यूमन बीइंग के ड्रेस कैसा रहता था। और आफ्टर द ईयर्स, आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लोगों के इन द डिफरेंट जनरेशन डाइट एंड ड्रेसेस कैसे चेंज हुए हैं। अगर इस सब के बारे में हम इमेजिन करते हैं, इस सब के बारे में जानते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे वी फील एज इफ वी आर वॉन्डरिंग इन सम अदर वर्ल्ड, कि जैसे कि हम एक अलग दुनिया में घूम रहे हैं, एक अलग दुनिया में हम अभी जी रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें पास्ट के बारे में क्यों जानना चाहिए, हमें हिस्ट्री के बारे में पता करने की क्या जरूरत है, तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली रिलेटेड विद द मैटर ऑफ पास्ट बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेकल विथ करंट सिस्टम। तो हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, अभी हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके साथ वो जैसे कनेक्ट करता है, हमें लिंक करता है। बाय द टाइम ग्रेजुअली हम लोग कैसे एडवांस हुए हैं, हमारे हाउसेस कैसे इम्प्रूव हो गए, हमारी ड्रेसिंग स्टाइल्स कैसे चेंज हुई, हमारा डाइट यानी कि फूड कैसे चेंज हुआ, अगर वो सब हमें जानना है, समझना है, तो हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी हम प्रेजेंट को बेहतर समझ पाएंगे। वॉट वर अवर एंसेस्टर्स, वेयर डिड दे लिव, वॉट डिड दे ईट। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल सच मैटर्स। हिस्ट्री हमें इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज कौन थे, वेयर डिड दे लिव, वो लोग कहाँ पर रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, व्हाट डिड दे ईट, वो लोग खाना कैसे खाते थे। इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो हम हिस्ट्री की मदद से ही जान पाते हैं। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द ह्यूमन लाइफ। और इंसानों की ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, ह्यूमन बीइंग भी कैसे विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी हम लोग भी कैसे एडवांस्ड कर गए अपनी लाइफ में, तो ये सब हम जान सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करके हिस्ट्री की मदद से ही। तो हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सब्जेक्ट है हम सबके लिए। टूल्स एंड रिसोर्सेज टू नो हिस्ट्री। अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है, पास्ट के बारे में जानना है, तो कुछ टूल्स की मदद से हम उसे बेहतर जान सकते हैं, या कुछ रिसोर्सेज की मदद से हम उस टाइम कैसा जीवन था, कैसी तरह से लोग रहते थे, उन सब के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चिंतन रेड इन न्यूज़पेपर, अ 4000 ईयर्स ओल्ड सिटी हैज बीन डिस्कवर्ड इन कच्छ ऑफ गुजरात। यहाँ पर चिंतन नाम का एक लड़का है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है कि गुजरात के कच्छ में 4000 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल पुरानी एक सिटी डिस्कवर की गई है। ही वॉज सरप्राइज्ड, और वो शहर के बारे में जानकर एकदम सरप्राइज हो गया, उसे क्वेश्चंस होने लगे। हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4000 ईयर्स ओल्ड। हमें कैसे पता चल सकता है कि यह शहर 4000 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल पुराना है।
हु माइट हैव बिल्ट इट, ये शहर किसने बिल्ड किया होगा, किसने बनाया होगा, एंड हाउ, उन्होंने ये शहर कैसे बनाया होगा। व्हाट वाज द डाइट ऑफ पीपल देयर, वहाँ के लोगों का डाइट कैसा था, वो लोग खाना क्या खाते थे, उनका फूड क्या था 4000 ईयर्स पहले। वो टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे मस्ट हैव बीन वेयरिंग, लोग उस समय पे किस तरह के कपड़े पहनते थे। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर चिंतन को हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं धोलावीरा, इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल साइट्स इन गुजरात। जैसे और प्लेसेस है लोथल है, उसी तरह से वन ऑफ द प्लेसेस है धोलावीरा। हाउ कैन वी नो हिस्ट्री, वी हैव डिफरेंट टूल्स टू नो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, हमारे पास कुछ डिफरेंट टूल्स है, रिसोर्सिस है, जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को, पास्ट को बेटर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला है ताड़पत्र एंड भोजपत्र, palm leaves and birch bark. In the ancient time, men used palm leaves and birch bark for writing, what we call manuscript today. Tadpatra means manuscripts written on the leaves of palm leaves. Bhojpatra means manuscripts written on the birch bark which is found in Himalayas. एंशियंट टाइम में, यानी कि बहुत पुराने, बहुत सालों पहले के समय में लोग पाम लीव्स पे और बर्च बार्क पे लिखते थे, उसे आज हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट उसे कहते हैं जब टेक्स्ट को अपने हाथों से लिखा जाता है। और लोग किन चीजों पे लिखते थे, ताड़पत्र मीन्स पाम लीव होता है, ताड़ होता है, उसके पत्ते पे जब लिखा जाता था तो उसे आज के समय में हम ताड़पत्र के नाम से जानते हैं। और भोजपत्र यानी कि बर्च बार्क, बर्च नाम का जो ट्री होता है मेनली हिमालयास में देखा जाता है, उस बर्च ट्री के बार्क यानी कि उसकी छाल को निकाल लिया जाता था और उस पे उस समय पे टेक्स्ट लिखे जाते थे और उसे आज हम भोजपत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ टेक्स्ट लिखे गए हैं और इस तरह से बर्च बार्क हमें देखने को मिलती है। With the help of manuscripts written on palm leaves and bark of birch, we get information about their language and lifestyle. जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिले हैं जो कि पाम लीव्स पे लिखे गए हैं, यहाँ पर आप पाम ट्री देख सकते हैं, इन्हीं के लीव्स पे, ऐसे ही ट्रीज के पत्तों पे ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए हैं। और यहाँ पर राइट साइड पे आप द ट्री ऑफ बर्च देख सकते हैं, इसी की बार्क पे यानी कि इसकी छाल निकाली जाती थी और उस पे टेक्स्ट लिखे जाते थे। ये सब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं वो उस टाइम की लैंग्वेज के बारे में दर्शाते हैं और उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। Many such manuscripts have been found. Manuscripts written on palm leaves and bark of birch give us information about men of ancient India. Ancient India, पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, लोग कैसी लैंग्वेजेस बोलते थे, उन सब चीज़ों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स टेक्स्ट जो कि लिखे गए हैं ऑन द पाम लीव्स एंड ऑन द बर्च ऑफ बार्क ट्री, जिसे कि हम कह सकते हैं ऑन द ताड़पत्र एंड भोजपत्र। सच मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हाथों से लिखे गए हैं ताड़पत्र और भोजपत्र पे, प्रिजर्व्ड करके संभाल के रखा गया है इन टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में और इन मोनेस्ट्रीज यानी कि बौद्ध मठों में। दे हैव टेक्स्ट इन संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। और उनमें मेनली 3 लैंग्वेजेस देखे गए हैं, संस्कृत जो कि राजाओं की लैंग्वेज कही जाती थी, प्राकृत जो कि आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी, और तमिल जो कि साउथ इंडिया रीजन में मेनली देखने को मिलती है। इवन पोएम्स, ड्रामास एंड एपिक्स वर ऑल्सो रिटन ऑन ताड़पत्र एंड भोजपत्र। यहाँ तक कि पोएम्स यानी कि कविताएं, ड्रामास, प्लेज, नाटक और एपिक्स, इंडिया में काफ़ी फेमस एपिक्स, महागाथाएं देखने को मिलती है, जैसे रामायण एंड महाभारत। इस तरह के एपिक्स भी ताड़पत्र और भोजपत्र पे लिखे गए थे। दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। काफ़ी बार ताड़पत्र और भोजपत्रों को इकट्ठा करके उनको बुक के फॉर्म में रिजर्व्ड करके भी रखा गया है। दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। उस टाइम के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यानी कि रीति रिवाज कैसे थे, लोग पूजा पाठ कैसे करते थे, सोसाइटी में एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे रहते थे, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सोशल बिलीफ, लोगों की मान्यताएं कैसी थी, लाइफ स्टाइल ऑफ किंग, राजाओं की जीवन शैली, शासन प्रणाली के बारे में भी इसमें लिखा गया है। साइंस,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उस टाइम पे कैसा हो रहा था, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। एजुकेशन, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। इंडिया में हम देखते हैं काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि नालंदा भी मौजूद है। तो उस टाइम पे विद्यार्थी गुरु के पास जाकर कैसे ज्ञान पाते थे, एजुकेशन सिस्टम कैसी थी, उसके बारे में लिखा है। मेडिसिन्स, जैसे महर्षि सुश्रुता ने आयुर्वेद के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। मेडिसिन के बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रही थी, जितनी भी एडवांसमेंट थी उस टाइम पे, वो भी हमें इन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखी हुई दिख जाती हैं। और एनिमल्स वगैरह के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले कौन से एनिमल्स को लोगों ने रेयर करना, पालना शुरू किया था, और उसके बाद कौन कौन से एनिमल्स सोशली हमारे साथ एसोसिएटेड है। जैसे हॉर्सेस का यूज़ हम उस टाइम पे करते थे। काव्स वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल्स सिंस द एंशियंट टाइम्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ताड़पत्र और भोजपत्र जैसे मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है। Inscriptions. Articles have been carved on the metals and stones are called stone inscriptions. जो भी टेक्स्ट कार्व किए गए थे ऑन द मेटल्स एंड ऑन द स्टोन्स, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। पत्थरों पे, रॉक्स पे जो भी टेक्स्ट कार्व करके लिखे जाते थे, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। वी कैन नो हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शंस। क्योंकि ये पत्थरों पे लिखा गया है तो काफ़ी साल पुराना हो तो भी टिक सकता है। इन स्टोन इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से भी हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। मेनी टाइम्स इंस्क्रिप्शंस वर डन ऑन मेटल ऑल्सो। और जिस तरह से पत्थरों पे कार्विंग करके ये टेक्स्ट लिखे जाते थे, उसी तरह से मेटल्स पे भी कार्विंग करके टेक्स्ट लिखे जाते थे, जिसे कि हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। Kings used to converse with people by carving his orders and commands on these rocks. और राजा अपने प्रजा के लिए जो भी ऑर्डर्स वगैरह देना चाहते थे, वो यूजुअली कमांड्स एंड ऑर्डर्स इन रॉक्स पे, इन पत्थरों पे वो कार्व्स करवाते थे। और इस तरह से वो अपनी बात, अपने ऑर्डर्स, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे। Many kings and queens have inscribed information about their kingdom, victories, religion and culture on these stones. किंग्स अपना ऑर्डर भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन करवाते थे। उसके अलावा काफ़ी सारे राजा और रानियों ने इंस्क्राइब करवाए हैं इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम। अपने किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने पत्थरों पे लिखवाई है। उसके अलावा विक्ट्री, अगर वो वॉर में जाते थे, अगर उन्हें जीत मिली है, तो वो अपनी जीत के बारे में इस तरह से इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे रॉक्स पे, स्टोन्स पे। अबाउट द रिलीजन, अपने रिलीजन के बारे में भी उन्होंने काफ़ी कार्विंग की है। एंड अबाउट द कल्चर, यहाँ पर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो भी उस टाइम का कल्चर था, वो हम स्टोन पे कार्व किया हुआ देख सकते हैं। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द पास्ट लाइफ, अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड द किंग्स ऑफ एंशियंट टाइम्स। स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। सम्राट अशोका के टाइम पे जो भी इंस्क्रिप्शंस स्टोन और मेटल्स पे टेक्स्ट्स लिखवाए गए थे, वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास टाइम इन जूनागढ़। जूनागढ़ में अशोका के टाइम पे जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस करवाए गए थे, वो आज भी मौजूद है। रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शंस रिटर्न ऑन दीज आर लॉन्ग लास्टिंग। और रिकॉर्ड्स जो कि पत्थरों पे लिखे जाते हैं, मेटल पे लिखे जाते हैं, स्टोन पे लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब किए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हिस्ट्री में काफ़ी बार देखा गया है कि ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस वर रूइंड, वो खराब हो गए थे, पर रिकॉर्ड्स हजारों सालों बाद भी जैसे के तैसे स्ट्रॉन्गली प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। क्योंकि पत्थरों पे, स्टोन्स पे, मेटल्स पे लिखा हुआ इजीली मिट नहीं सकता, इसीलिए रिकॉर्ड्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर लॉन्ग लास्टिंग। कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र। द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताम्रपत्र। कॉपर की जो प्लेट होती है, उस पे जो भी टेक्स्ट लिखे जाते थे, उसे हम ताम्रपत्र कह सकते हैं। Many kings have engraved information about their administration and donations on ताम्रपत्र। और कई सारे राजा महाराजा उस समय पे
उनका शासन प्रणाली कैसा चलता था, या जो भी डोनेशंस वगैरह दान धर्मदा वो देते थे, उन सब की इंफॉर्मेशन उन्होंने इस तरह के ताम्रपत्र पे लिखवाई है। सच ताम्रपत्रस हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। और ताम्रपत्रस पे जो टेक्स्ट लिखवाए जाते थे, वैसे ताम्रपत्रस गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। और इन ताम्रपत्रस पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ द किंग, रिलीजन उस समय कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रणाली कैसी चलती थी, और डोनेशंस काफ़ी बार जब लोग दान देते थे तो उसकी इंफॉर्मेशन ताम्रपत्रस पे लिखवाते थे। सच ताम्रपत्रस हैव बीन प्रिजर्व्ड इन हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात। और गुजरात में जो भी ताम्रपत्र मिले हैं वो कुछ जगहों पे प्रिजर्व्ड करके रखे गए हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पाटन, नॉर्थ गुजरात, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, बीजे लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज, विद्या भवन, अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा, गांधीनगर। इन जगहों पे ताम्रपत्र जो भी गुजरात में मिले हैं, जिन पे कि राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी गई है, उनके रिलीजन के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके डोनेशंस के बारे में, वो प्रिजर्व्ड करके रखे गए हैं। कोइंस कोइंस आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। We get information about name of king, his religion, culture and time from these coins. कोइंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। अगर हमें अभी किसी पुराने टाइम के कोइंस मिलते हैं, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन दर्शाई गई है, उसकी मदद से हम उस टाइम के बारे में जान सकते हैं। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ किंग, उस समय राजा कौन से थे। यूजुअली राजा को दर्शाया जाता है कोइंस पे, तो उसकी मदद से हम जान सकते हैं कोइन पे देख के कि राजा कौन से थे। इस रिलीजन, कल्चर, अभी राजा है तो वो डेफिनेटली अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो वो जरूर से कोइन पे कुछ न कुछ दर्शाएंगे अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। उस तरह से हम उस राजा के नाम के साथ उसके धर्म और कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं। और एट द टाइम फ्रॉम दिस कोइंस, और ये कॉइन कब बनाया गया था। यूजुअली आज भी हम देखते हैं कि कॉइन्स पे ईयर दर्शाया जाता है, कौन सा साल चल रहा है अभी वो दर्शाया जाता है। तो इस तरह से कॉइन की मदद से हम कौन से टाइम का है वो कॉइन वो जान सकते हैं। पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th सेंचुरी बीसी हैव बीन फाउंड इन इंडिया, विच इज द ओल्डेस्ट कॉइन। पंचमार्क कॉइन्स जो कि 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट टाइम के मिले हैं इंडिया में, वो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट कॉइन है। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर पूछा जाता है विच इज द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया, पंचमार्क कॉइन्स। अदर देन दिस गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्ता एज हैव बीन फाउंड। इसके अलावा ग्रीक राजाओं के समय के, मौर्यन राजाओं के समय के, गुप्ता एज के टाइम के गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी हमें मिले हैं। यहाँ पर आप पंचमार्क कॉइन का पिक्चर देख सकते हैं। द कॉइन्स क्रिएटेड बाय प्रेसिंग मेटल पीसेस इनटू मोल्ड आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स। इस तरह से प्रेस करके इन कॉइन्स पे ये चिन्ह बनाए जाते थे, और इन्हें हम जानते हैं पंचमार्क कॉइन्स के नाम से। These coins give us information about their social, religious, economic and political structure of the state. ये coins हमें information देते हैं about the social, religious, economic and political structure of that state. उस राज्य में, उस किंगडम में कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसा था, कौन सा धर्म लोग फॉलो करते थे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अगर गोल्ड के कॉइन्स चल रहे थे तो इकोनॉमिक कंडीशन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही होगी। उसी तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, क्या राजा का शासन था, तो राजा को उस कॉइन पे दर्शाया गया होगा। तो इस तरह से सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किसी भी स्टेट का, किसी भी किंगडम का कॉइन्स की मदद से जान सकते हैं। स्टूडेंट्स स्टडीइंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। हिस्ट्री कौन कौन स्टडी करता है, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व शास्त्री, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, और ट्रैवलर्स यानी प्रवासी। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। हिस्ट्री में मेनली हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट
पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा दी गई होती है। अपनी रिसर्च करते हैं, उसके बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। दे गो टू एंशियंट प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस, bricks, stones, implements, sample of food, bones of men and animals, etc. and study them and make us aware about culture of men of that time. आर्कियोलॉजिस्ट काफी जगह पुरानी प्लेसेस पे जाते हैं और वो वहां पर डिग करते हैं, यानी खुदाई करते हैं ओल्ड प्लेसेस पे, जहां से उनको कुछ चीजें मिल सकती हैं या कुछ प्लेसेस मिल सकते हैं। दे डिग आउट द हाउसेस, हाउसेस मिलते हैं कई बार। ब्रिक्स, स्टोन्स, ब्रिक्स यानी ईंट, स्टोन्स यानी पत्थर, इम्प्लीमेंट्स जो कि औजार होते हैं, एग्रीकल्चर में जो यूज होते हो या हंटिंग के टाइम पे जो भी औजार यूज होते हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट्स कह सकते हैं। सैंपल ऑफ फूड, लोग उस टाइम पे खाना कौन सा खाते थे या अगर एग्रीकल्चर करते थे उसके कुछ सैंपल मिल जाते हैं तो सैंपल ऑफ फूड के तौर पे उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। बोन्स ऑफ मेन्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर हम एनिमल्स के बोन्स देख सकते हैं, तो अगर हमें कहीं पर इंसान के बोन्स भी मिलते हैं तो वो सब ये लोग कलेक्ट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और उसे स्टडी करते हैं, और जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के तौर पे प्रोवाइड करके हमें अवेयर करते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। मैन हैज बीन वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशियंट टाइम्स। इंसान हमेशा से, पुराने समय से एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहा है। वॉन्डर करना यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। और पहले तो वैसे भी इंसान की लाइफ हंटरर एंड गैदरर के तौर पे थी, तो हंटिंग करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता, या फिर वैसे भी उसकी सेटल्ड लाइफ नहीं थी उस टाइम पे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। मेनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट लाइफ ऑफ पीपल देयर। उसके बाद लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी। तो काफी सारे ट्रैवलर्स ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री को विजिट किया। वो विजिट करते थे दूसरी कंट्री को ताकि वो वहां पर लोगों की लाइफस्टाइल को स्टडी कर पाए, वो देख पाए और उसके बारे में कुछ लिख पाए। फ्रॉम द ट्रैवल डिटेल्स ऑफ सच ट्रैवलर्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री। और ऐसे जो ट्रैवलर्स थे जो कि दूसरी कंट्री में जाके उस कंट्री के बारे में उस टाइम पे लिखते थे, अगर उनके नोट्स हमें आज मिलते हैं तो उन नोट्स के बेसिस पे हम उस टाइम के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में आज जान सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे कुछ ट्रैवलर्स आए थे। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर्स लाइक मेगस्थनीस, प्लिनी, फाहियान, ह्यूएंत्सांग। और इंडिया में जो ट्रैवलर्स आए थे उनके नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। मेगस्थनीस, मेगस्थनीस वाज अ ग्रीक ट्रैवलर। सिकंदर की डेथ के बाद, एलेक्जेंडर द ग्रेट, उनकी डेथ के बाद सेल्यूकस के पास था अफगानिस्तान साइड का रीजन। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ाई हो जाती है और वॉर में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है सेल्यूकस को। उसके बाद सेल्यूकस ने भेजा था मेगस्थनीस को एज ए एम्बेसडर, राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और उसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ। मेगस्थनीस ने एक फेमस बुक भी लिखी थी उस टाइम पे, इंडिका नाम से। प्लिनी, प्लिनी वॉज अ रोमन ट्रैवलर। उस टाइम पे इंडिया और रोम के बीच ट्रेड होता था, बिजनेस होता था उस जमाने में। इंडिया वॉज अ फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, और प्लिनी इसी इंडिया के बारे में जानने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए ट्रैवल करते हुए इंडिया आया था। तो यहाँ पर उसने कुछ स्टडी करी और उसके बारे में बुक भी लिखी है। फाहियान एंड ह्यूएंत्सांग, फाहियान और ह्यूएंत्सांग दोनों चाइनीज ट्रैवलर थे। पहले फाहियान के द्वारा इंडिया को विजिट किया गया था क्योंकि ये दोनों बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था उस टाइम के चाइना में, क्योंकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन इंडिया में था। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के बाद बौद्ध धर्म फैला। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ पर आप ह्यूएंत्सांग का स्टेच्यू देख सकते हैं। तो फाहियान और ह्यूएंत्सांग ने आज से करीबन 1400, 1500 या 1600 साल पहले इंडिया को विजिट किया था, और उस समय के राजाओं के बारे में जो भी उन्होंने लिखा है वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनके टेक्स्ट से। फाहियान ने विजिट किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और ह्यूएंत्सांग ने विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। और उस टाइम के जो भी कल्चर था, जो भी रिलीजन लोग फॉलो करते थे, बुद्धिज्म,
और हिंदुइज्म और राजाओं का शासन कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, वो सब इंफॉर्मेशन हमें इन ट्रैवलर्स के नोट्स से मिलती है। The researches of archaeologists and historians give us glimpses of great civilization which flourished in the northwest region on the banks of river Indus. In India, many cities existed more than 4,500 years ago. In the same way, it can also be known that many cities developed on the banks of river Ganga and nearby area about 2,500 years ago. आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के द्वारा जो भी रिसर्चेस किए गए हैं उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि इंडिया में एंशियंट टाइम में दो जगह पे ग्रेट सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुई थी, डेवलप हुई थी। सबसे पहले तो नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया यानी कि कश्मीर से लेकर पंजाब से लेकर गुजरात तक वो सिविलाइजेशन फैली हुई थी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में डेवलप हुई थी। धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में प्लेसेस मिले हैं वो भी इंडस सिविलाइजेशन के टाइम के ही सिविलाइजेशन है। और 4,500 इयर्स अगो काफी सारी इस तरह की सिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। और जिस तरह से इंडस रिवर के पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसी तरह से गंगा रिवर के पास में भी 2,500 इयर्स अगो सिटीज डेवलप हुई, सिविलाइजेशन डेवलप हुई। जैसे कि वाराणसी जो शहर है जो कि गंगा नदी के पास में बसा हुआ है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, या इंडिया की वो सबसे पुरानी सिटी है। इट इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। All these tools give us information about customs, food, attire, technology, and culture of people of that time. By exploring many cities and villages, they have given us information regarding cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given us information about animals of that time. ये जो सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी, इम्प्लीमेंट्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, और जो ट्रैवलर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट कस्टम्स, फूड, अटायर, टेक्नोलॉजी ऑफ दैट टाइम। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज उस टाइम पे लोगों के कैसे थे, फूड खाना क्या खाते थे, और अटायर, अटायर यानी कि जो पहनावा होता है लोगों का, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, ड्रेसिंग स्टाइल उनका कैसा था। टेक्नोलॉजी, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस टाइम पे एडवांसमेंट हुई थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कल्चर ऑफ पीपल दैट टाइम, लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, किस तरह से सोसाइटी में आपस में मिलजुल कर रहते थे, वो सब हमें जानने को मिलता है। बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज एंड विलेजेस, they have given us information regarding cotton, barley, wheat. आर्कियोलॉजिस्ट, ट्रैवलर्स, हिस्टोरियन से काफी सारे पुराने विलेजेस में गए, पुराने सिटीज में उन्होंने विजिट किया, और वहां पर जाकर उन्होंने स्टडी करने के बाद हमें बताया कुछ चीज़ों के बारे में कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, यूज़ की जाती थी, जैसे कि कॉटन हो गया, बार्ली यानी कि जौ, वीट। बिसाइड्स दिस दे हैव आल्सो गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स ऑफ दैट टाइम। जिस तरह से उन्होंने कॉटन, बार्ली और वीट की फार्मिंग के बारे में बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका कल्चर और ट्रेडिशन कैसा था, उनके पहनावे कैसे थे, कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते थे, कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, उसके बाद वो किस तरह से फार्मिंग करते थे इस तरह से जंगलों में, उसका भी हम एक आइडिया ले सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने एनिमल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, कौन कौन से एनिमल्स थे उस टाइम पे, और जो भी एनिमल्स लोगों के द्वारा पाले जाते थे, रखे जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट। दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड, do researches, collect data from manuscripts, documents, archives, and then scribe them in a rigorous way. Archaeologists and historians bring past to life. आर्कियोलॉजिस्ट वो स्कॉलर्स, वो विद्वान होते हैं जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से इस तरह के टूल्स लेकर पुरानी एंशियंट साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पर वो प्लेसेस क्लीन करके वहाँ पर वो स्टडीज करते हैं, और जो भी टूल्स, जो भी इम्प्लीमेंट्स वगैरह, औजार वगैरह उनको वहाँ से मिलते हैं, उन पे वो रिसर्चेस करते हैं। डेटा जो भी कलेक्ट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, डॉक्यूमेंट से, आर्काइव से, उनको वो फिर प्रॉपरली कलेक्ट करके वो डेटा लिखते हैं,
और इस तरह से पास्ट के बारे में खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लोगों को प्रोवाइड करके जब हम वो पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि द आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ, कि जैसे कि पास्ट जो अतीत होता है हमारा वो आज हमारे सामने जिंदा हो जाता है। नेम ऑफ द लैंड, दुनिया में कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, उसका एक सर्टेन नेम होता है। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा वो हम यहाँ पर जानेंगे। वी नो अवर कंट्री बाय टू नेम्स, इंडिया एंड भारत। हमारे देश के दो नेम्स है, इंडिया और भारत। और ये दोनों नाम कहाँ से आए, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। हमारे देश का जो नाम है इंडिया, वो इंडस रिवर के नाम से आया है। और इंडस रिवर को हम संस्कृत में और हिंदी में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि हमारे देश का नाम रिवर के नाम से क्यों पड़ा, तो क्योंकि रिवर्स के साइड में ही, रिवर्स के पास में ही हमेशा से बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस एंशियंट टाइम से डेवलप हुई है। हमारे देश की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी इंडस रिवर के पास में ही डेवलप हुई थी। और उसके अलावा गंगा रिवर के पास में भी एंशियंट टाइम से सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वर फेमिलियर विद द इंडस रिवर। एंशियंट टाइम्स में ईरान और ग्रीस के लोग इंडस रिवर से परिचित थे। दे केम इनटू कांटेक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स अगो। और वो इस एरिया से कब कांटेक्ट में आए थे, 2600 साल पहले। शायद वो कभी ट्रेड या बिजनेस के लिए यहाँ पर आते हो, या फिर कुछ और रीजन से वो यहाँ पर आए हो, तो वो इस एरिया को जानते थे। द ईरानियंस कॉल्ड द इंडस रिवर हिंदोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल्ड इंडस। और ईरान के लोग इंडस रिवर को, सिंधु नदी को हिंदोस नाम से जानते थे। हिंदोस फारसी भाषा का शब्द है। और हमारे देश में आज जो हम कल्चर का नाम देखते हैं, हमारे प्रदेश का नाम देखते हैं, वो भी फारसी शब्द से आए हैं। और ग्रीस के लोग सिंधु नदी को इंडस नाम से जानते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। और रिवर के ईस्ट साइड में, यानी कि सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जो भी प्रदेश था, उसे वो लोग इंडिया के नाम से जानते थे। और यहीं से सिंधु नदी के नाम से, जिसे कि वो लोग इंडस नाम से जानते थे, वहीं से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। और हमारे देश का जो नाम है भारत, उसके बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। ऋग्वेदा इज वन ऑफ द वेदा। हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जो कि आज से करीबन 3500 साल पहले लिखा गया था। और उसमें हमें हमारे देश का जो भारत नाम है उसका मेंशन मिलता है। A group of people named भारत came to settle in north western India। A group of people यानी कि एक ट्राइब जो कि भारत नाम की थी, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल होने के लिए, वहां पर रहने के लिए आई थी। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि जैसे कि हमने पहले बात करी थी, कश्मीर, पंजाब से लेकर गुजरात तक का जो रीजन है, उसे हम इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कह सकते हैं, जहां पर मेनली एंशियंट टाइम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई थी। इट इज फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री केम टू बी नोन एज भारत। और ऐसा कहा जाता है कि उस ट्राइब के नेम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत ऋग्वेदा। और इस ग्रुप का मेंशन, इस ट्राइब के बारे में हमें ऋग्वेदा में लिखा हुआ मिल जाता है। हमारे देश का जो नाम भारत है, उसका एक और रेफरेंस हमें मिलता है चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की लाइफ से, जिनके बारे में लिखा गया है महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा दुष्यंत, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, एक बार अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। जब वो एक हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, तो एक ऋषि ने उन्हें रोका और कहा कि आप इस हिरण का शिकार मत कीजिए, क्योंकि ये कण्व ऋषि के आश्रम के हिरण हैं। उनकी बात सुनकर राजा अपने हथियार नीचे रख देते हैं। ये देखकर ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। वो राजा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपका जो पुत्र होगा उसमें आपके सारे गुण होंगे और वो इस देश का और दुनिया का महान राजा होगा। ऋषि आगे उन्हें बताते हैं कि पास में ही कण्व ऋषि का आश्रम है। हालांकि ऋषि अभी आश्रम में नहीं है, पर उनकी बेटी शकुंतला वहां पर है।
तो आप चाहो तो वहां पर जाकर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। जब राजा दुष्यंत आश्रम में पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि शकुंतला अपनी दो सखियां प्रियमवदा और अनसुया के साथ पेड़ और पौधों को पानी दे रही होती है। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत को उनसे प्रेम हो जाता है और वो शकुंतला से विवाह के बारे में सोचते हैं। बाद में जब उनकी बात होती है तो शकुंतला बताती है कि वो कण्व ऋषि की बेटी है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि कण्व ऋषि तो आजीवन ब्रह्मचारी है, उनकी कैसे बेटी हो सकती है। तो प्रियमवदा और अनसुया राजा को बताती हैं कि शकुंतला दरअसल मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। मेनका जो कि अप्सरा है, वो जब स्वर्ग में वापस जा रही थी तो वो वन में कण्व ऋषि के आश्रम के पास शकुंतला को छोड़कर गई थी। तो कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा दुष्यंत जब कुछ दिन वहां पर रुकते हैं तो शकुंतला के साथ उनका प्रेम होता है और वो दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं। उसके बाद राजा को क्योंकि महल में बहुत सारा काम होता है तो वो महल में वापस जाने को कहते हैं। जाने से पहले राजा दुष्यंत अपनी एक नाम वाली रॉयल रिंग शकुंतला को देकर जाते हैं। उसके बाद शकुंतला हर दिन राजा दुष्यंत के ख्यालों में ही खोई रहती हैं, जिसकी वजह से आश्रम में जो भी अतिथि आते थे उनके प्रति वो पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आश्रम को विजिट करते हैं और उस वक्त शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है। काफी बार आवाज देने के बाद भी शकुंतला दुर्वासा ऋषि की तरफ जब ध्यान नहीं दे पाती तो दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है और वो शकुंतला को श्राप देते हुए कहते हैं कि अभी तुम जिस इंसान के बारे में सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तभी अनसुया और प्रियमवदा वहां पर आती हैं और वो ऋषि को शांत करती हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि अपने श्राप का उपाय बताते हुए कहते हैं, अगर उस व्यक्ति की कुछ दी हुई चीज तुम्हारे पास है तो उससे उस व्यक्ति की तुम्हारे बारे में स्मृति वापस आ जाएगी। तो तभी वो दोनों सोचती हैं कि क्योंकि राजा दुष्यंत की दी हुई रॉयल रिंग अभी भी उनके पास है तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कण्व ऋषि जब आश्रम में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शकुंतला गर्भवती है। वो ये जानकर खुश होते हैं कि शकुंतला के गर्भ में रॉयल ब्लड है और वो अपनी बेटी से कहते हैं, शादी के बाद स्त्री का जीवन तो अपने ससुराल में ही होता है, इसीलिए तुम्हें अभी राजा दुष्यंत के पास महल में चले जाना चाहिए। शकुंतला आश्रम में सबको विदा करके महल में जाने के लिए निकलती है। जब वो नदी के रास्ते जा रही होती हैं तो वो नदी के पानी में अपना हाथ फेरते हुए जाती हैं। तभी जो राजा की दी हुई रिंग वो पहनी होती है वो पानी में कहीं गिर जाती है और एक मछली के पेट में चली जाती है। जब वो महल में पहुंचती हैं तो दूत राजा को बताता है तो राजा शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। शायद ये ऋषि के द्वारा दिए गए हुए श्राप का ही असर था। और राजा आगे बताते हैं, हालांकि मुझे अभी स्मृति नहीं है पर आप चाहो तो अभी यहाँ पर रुक सकते हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब हम पता कर लेंगे कि ये हमारा बेटा है। ये सब सुनकर शकुंतला काफी निराश हो जाती है। वो सोचती हैं कि काश मैं धरती में समा जाती। अभी वहां पर लाइटनिंग होती है और शकुंतला वहां से चली जाती है। शायद उनकी माता मेनका शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। कुछ दिनों बाद सैनिक एक मछुआरे को पकड़कर राजा दुष्यंत के दरबार में लेकर आते हैं और वो राजा को कहते हैं, महाराज आपके नाम की रॉयल रिंग इस मछुआरे के पास पाई गई है। तो मछुआरा कहता है कि महाराज ये रिंग मैंने कहीं से चोरी नहीं की, ये एक मछली के पेट से हमें मिली है। वो रिंग को देखकर राजा को सब कुछ याद आ जाता है। हालांकि उसी वक्त उन्हें देवराज इंद्र की मदद के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ता है। कुछ साल बाद जब वो वापस लौटते हैं तो कण्व ऋषि के आश्रम के पास से जब वो गुजर रहे होते हैं वहां पर वो एक बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे का नाम होता है सर्वदमन, जो कि शेर के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। वो निडर है और वो शेर के बच्चों को भी कंट्रोल कर लेता है। यह सब देखकर राजा बड़े प्रभावित होते हैं। वो बच्चे के गले में एक तावीज जैसा बना हुआ था जिसकी वजह से उसे कोई छू नहीं पाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई भी उस बच्चे को छुए तो वो तावीज जो है वो सांप बन जाता था और उस इंसान को डस लेता था। राजा दुष्यंत जब बच्चे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें काफी वार्न किया जाता है कि आप इनको मत छुइएगा। तब भी राजा जब उन्हें छूते हैं तो वो तावीज सांप में बदलने की बजाय वो गले से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये तभी हो सकता था जब उस बच्चे के पिता उसे छुए।
और ये सब जब हो रहा होता है तभी शकुंतला वहां पर भाग कर आती है राजा दुष्यंत को, क्योंकि अब सब याद आ चुका था। तो वो शकुंतला से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो निडर और हिम्मतवान बच्चा है सर्वदमन, वही उनका और शकुंतला का बेटा है। और यही बच्चा सर्वदमन आगे जाकर उनका नाम भरत होता है और वो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं हमारे देश के। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इवेंट्स कैन बी रिटर्न अलोंग विथ टाइम एंड प्लेस। We can relate time with date, month and year, such as July 20, 2018 Friday। देखिए, इतिहास को अगर हमें सही से समझना है तो डेट लाइन को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। डेट लाइन में जब हम बिफोर क्राइस्ट या एनो डोमिनी लिखते हैं, किन इवेंट्स के लिए बीसी और किन इवेंट्स के लिए एडी लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। यूजुअली हम टाइम कैसे लिखते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जुलाई 20, 2018, और अगर हमें साथ में डे भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है फ्राइडे। टाइम इज एसोसिएटेड विथ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, हैज बीन एसोसिएटेड विथ डेटलाइन। जीसस क्राइस्ट जिनका जन्म आज से 2024 साल पहले हुआ था, उन्हें डेट लाइन के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आगे हम और डिटेल में देखेंगे। वी कॉल इट एनो डोमिनी विच मीन्स ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, यहाँ पर जीसस के बर्थ ईयर को ईयर 0 माना जाता है और उनके बाद का जो समय है उसे हम कहते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है 2000 एडी, मीन्स 2000 years after birth of Jesus Christ. Similarly, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट मीन्स years before birth of Jesus. Example 2000 years BC मीन्स 2000 years before birth of Jesus Christ. अगर आज हम लिखते हैं 2024 AD, मतलब कि जीसस के बर्थ को आज से 2024 साल हो चुके हैं। और अगर हम कोई इवेंट के बारे में लिखते हैं विच हैपेंड 350 BC, उसका मतलब वो जीसस के बर्थ के 350 साल पहले इवेंट हो चुका था। हम एनो डोमिनी और बीसी का यूज कैसे करते हैं और जीसस क्राइस्ट को डेट लाइन के साथ क्यों एसोसिएट करके देखा जाता है, वो हम यहाँ पर एक डेट लाइन के एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। यहाँ पर हम डेट लाइन देख सकते हैं जिसमें कि एडी और बीसी का रेफरेंस है और सेंटर में है द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसे कि हम ईयर 0 मानकर चलते हैं। उसके राइट साइड पे जो ईयर्स हैं वो फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी एडी के हैं और लेफ्ट में जो ईयर्स है वो फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी बीसी के टाइम के हैं। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि हम जीसस के ईयर को ईयर 0 मानकर क्यों चलते हैं, ये बस एक रेफरेंस के तौर पर है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं कि एडी 0 या बीसी 0, ऐसा कोई ईयर नहीं है, पर हमें कहीं ना कहीं पर एक ईयर 0 की जरूरत थी ताकि उसके बाद का भी जो समय हो एटलीस्ट उसे हम सही से कैलकुलेट कर पाए, या उसके बाद जो भी इवेंट्स हो उसे हम सही से नोट डाउन कर पाए। और ईयर 0 की यहाँ पर जरूरत इसीलिए है क्योंकि दरअसल हमें पता ही नहीं है कि हम किस साल में जी रहे हैं। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन दुनिया में हम देखें तो सबसे पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन हमें कुछ 10,000 साल पुरानी या 12,000 या सबसे पुरानी 14,000 साल पुरानी कोई सिविलाइजेशन मिल जाएगी। उसके पहले ह्यूमन का एग्जिस्टेंट अगर हमें 1 लाख साल पहले भी मिलता है तब भी हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि अभी कौन सा साल चल रहा है, कब से ये दुनिया है, कब से हम सब ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में हैं। एग्जैक्टली अभी कौन सा साल चल रहा है वो लिखने के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर ईयर 0 एक जगह पे हमने बीच में रखा है जिसकी वजह से आज हम कह पाते हैं कि अभी 2024वां साल चल रहा है, 2024 एडी। जीसस क्राइस्ट के बर्थ का जो ईयर है ईयर 0, अगर इस तरह से रेफरेंस के तौर पर कहीं पर भी ईयर 0 ना हो तो हमें पता ही ना चले कि अभी ईयर कौन सा चल रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है दुनिया का, तो आप बता नहीं पाओगे कि 15,000वां साल चल रहा है, 50,000वां साल चल रहा है कि 1 लाखवां साल चल रहा है।
तो इसीलिए रेफरेंस के तौर पर हमें कहीं ना कहीं ईयर 0 रखने की जरूरत थी। और अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही क्यों ईयर 0 रखा गया, क्योंकि ये क्रिश्चियन कैलेंडर है जिसे कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि पॉप ग्रेगरी के द्वारा कमीशन किया गया था, इसीलिए इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और क्योंकि पॉप ने कमीशन किया था तो उन्होंने ईयर 0 के लिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर चुना। और ये आइडिया किसका था? ये आइडिया था एक मोंक का, डायोनिसिस नाम के, और उन्होंने ये आइडिया दिया। उसके बाद एक कमीशन बिठाया गया और पोप ने फाइनल डिसाइड किया कि जीसस के बर्थ ईयर को हम ईयर 0 मान के चलेंगे। उनके बाद का जो समय है उसे हम एडी यानी कि एनो डोमिनी, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के तौर पे जानेंगे। और उनके पहले का जो समय है उसे हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानेंगे। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया है कि हमें ईयर 0 की जरूरत क्यों थी और एडी और बीसी क्या है। और यहाँ पर आप डेट लाइन को अगर बेहतर समझना चाहते हैं तो राइट साइड से हम फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, एडी लिखते हैं, उसी तरह से लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी लिखते हैं। अभी ईयर 0 से ही लेफ्ट में भी फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी चालू होगा, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से राइट लिखना शुरू करें यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट के टाइम को, तो हमें पता ही नहीं है कि जीसस का जब बर्थ हुआ था तब तक कितने साल हुए थे, वो भी हमें नहीं पता है। इसीलिए हम बिफोर क्राइस्ट के टाइम को उल्टी दिशा में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 5th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी और 3rd सेंचुरी। अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में लड़ाई हो गई थी 305 बीसी में, 305 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में, यानी कि 305वें ईयर में लड़ाई हुई थी। और उसके बाद 303 में मेगास्थनीस ने इंडिया को विजिट किया था। तो पहले वॉर हुआ था, उसके बाद मेगास्थनीस ने इंडिया को विजिट किया था। तो जब हम उसके सामने बीसी लिखते हैं उसका मतलब 305 यहाँ पर पहले आएगा और 303 यहाँ पर बाद में आएगा, क्योंकि डेट लाइन तो एक ही दिशा में चलेगी, लेफ्ट टू राइट, जिस तरह से हमने यहाँ पर एरो दिखाया है। तो डेट लाइन तो चलेगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले 5th सेंचुरी बीसी आएगी, उसके बाद 3rd सेंचुरी बीसी आएगी। जबकि हम एनो डोमिनी की बात करें तो वो सही दिशा में चलेगा, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। बीसी की जब बात करते हैं तो वो फर्स्ट सेंचुरी से उल्टी दिशा में लिखा जाता है। आई होप डेट लाइन को आप सही से समझ रहे हो। आप ये कॉन्सेप्ट सही से क्लियर कर लीजिएगा ताकि जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स है उन्हें आप सही से समझ पाए। अभी हम आगे देखते हैं। ऑफन इट इज रिटर्न एज सीई इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी। CE मीन्स कॉमन इरा वाइल BCE मीन्स बिफोर कॉमन इरा। तो पहले हमेशा से यूज किया जाता था बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। तो अभी काफी जगह पे CE क्यों यूज किया जा रहा है AD की जगह पे, और BCE क्यों यूज किया जा रहा है BC की जगह पे? CE का मतलब है कॉमन इरा और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा। तो ये इसलिए है क्योंकि दुनिया में काफी सारे कंट्रीज है जहां पर डिफरेंट रिलीजियंस है, डिफरेंट कल्चर्स है। तो जब ये ईयर, ये जो डेट लाइन का स्टडी है, ये करिकुलम में ऐड किया गया, जब ये स्कूल टेक्स्ट बुक्स में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तो एक थॉट रखा गया कि क्यों ना हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ाएं, क्यों ना हम सेक्युलर माइंडसेट से पढ़ाएं। तो बिफोर क्राइस्ट की जगह पे अभी जो यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन इरा, और एडी की जगह पे काफी जगह पे अब यूज होने लग गया है सीई यानी कि कॉमन इरा, ताकि जो स्टूडेंट्स है या जो भी लोग हैं उनमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव या फिर सेक्युलर माइंडसेट हम सेट कर पाए। As Christianity is associated with most nations of the world, we use the same date line in India as in many nations. क्योंकि क्रिश्चियनिटी दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज में फैला हुआ है, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में, इसीलिए वहाँ पर क्रिश्चियन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो सबसे ज़्यादा अगर एक्सेप्टेड कैलेंडर है तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी जो कंट्रीज है वहां पर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है, और इसीलिए इंडिया में भी हम सेम डेट लाइन को यूज करते हैं।
आप यहाँ पर वर्ल्ड रिलीजन का मैप देख सकते हैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी के जो 3 पार्ट्स हैं, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक्स आपको यहाँ पर पर्पल कलर में दिख जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स पिंक कलर में और प्रोटेस्टेंट्स ब्लू कलर में। नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका और फिर रशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में क्योंकि क्रिश्चियनिटी फैला हुआ है, सो हम सेम डेट लाइन यूज करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर इतना एक्सेप्टेड क्यों है, इसका एक और रीजन हम हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। जब यूरोपियन नेशंस वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज पे रूल करते थे, जैसे कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तभी से इंडिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जा चुका था। इन मेनी केसेस द वर्ड बीपी इज ऑल्सो यूज्ड, विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट। अभी जैसे हम बिफोर क्राइस्ट की जगह पे बीसीई यूज करते हैं, उसी तरह से काफी बार बिफोर प्रेजेंट भी यूज किया जाता है। पर आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम बस नाम चेंज कर रहे हैं। हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट की जगह पे बिफोर कॉमन इरा बीसीई यूज करते हैं, या फिर बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट वर्ड यूज करते हैं। पर हम अभी भी सेम डेट लाइन को यूज करते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को द ईयर 0 माना जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आज तक दुनिया में काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है, और हम आज भी बस नाम चेंज कर रहे हैं सेक्युलर माइंडसेट के लिए, न्यूट्रल माइंडसेट के लिए। पर आज भी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है कि अगर क्रिश्चियन कैलेंडर दुनिया में इतना फैला हुआ है, तो यहाँ पर काफी सारे अदर कंट्रीज भी है, जैसे चाइना है, इंडिया है, या इस्लामिक वर्ल्ड हो गया, तो क्या उन कंट्रीज के अपने खुद का कैलेंडर नहीं है? तो जरूर है, काफी सारे कंट्रीज में अपने खुद के कैलेंडर्स भी हैं। जैसे हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पर इस्लामिक कैलेंडर वाइडली पॉपुलर है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीबन 600 साल पीछे चलता है। मोहम्मद पैगंबर ने जब मक्का से मदीना जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, तो जिस ईयर उन्होंने मक्का से मदीना जाने को शुरू किया था, उस ईयर को इस्लामिक कैलेंडर में द ईयर 0 माना गया है। उसी तरह से हम चाइना की बात करें, तो चाइना में लूनार और सोलार सर्कल के बेस पे लूनार कैलेंडर एक्सेप्ट किया जाता है। उसी तरह हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में शक संवत, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड कैलेंडर है, जिसे इंडिया का नेशनल कैलेंडर भी घोषित किया हुआ है। अगर आप कहीं पर सरकारी परिपत्र देखते हैं, तो वहां पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट के साथ साथ शक संवत की डेट भी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और शक संवत की डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीबन 78 ईयर्स लेटर चलती है। यानी कि अगर अभी हम 2024 एडी में हैं, तो शक संवत के अनुसार अभी हमारा ईयर चल रहा है 1945। उसी तरह से हम इंडिया में हिंदू कैलेंडर्स में विक्रम संवत का भी यूज करते हैं। तो इस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा हमारे अपने कैलेंडर से शक संवत और विक्रम संवत, इस तरह से दुनिया में काफी सारे कंट्रीज के अपने अपने कैलेंडर्स हैं। हालांकि आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कैलेंडर है, इसीलिए हम उसकी डेट्स भी यूज करते हैं। आई होप यहाँ पर इस लेक्चर में आपको डेट लाइन सही से समझ आ गई होगी, और यहाँ पर हमारा क्लास 6 का यूनिट 1 लेट्स नो हिस्ट्री ओवर होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी व्यूज है वो कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।